Hello everyone, welcome back to the channel. Today is 19th of July एंड 19th of July के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ आए हैं वो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है ट्रेन के डीरेलमेंट से। यूपी के गोंडा जिला के अंदर क्या है, एक ट्रेन जो है वो डीरेल हो गया है एंड अभी तक जो है लगभग 31 लोग जो है वो क्या है, घायल हो गए हैं। तो हम ये देखेंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हो रहे हैं। साथ ही साथ क्या-क्या हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर है या जो नहीं है वो अपना सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ पे हमें देखने को मिलता है ट्रेन से रिलेटेड, उनके सेफ्टी से रिलेटेड वो हम देखेंगे। एक पेंटिंग के बारे में मेंशन है जिसको थंका पेंटिंग हम कहते हैं। तो थंका पेंटिंग जो है उसको हम देखेंगे, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक भी है। पेंटिंग्स, इंडियन पेंटिंग्स। फिर ट्री प्लांटिंग स्कीम से रिलेटेड जो है वो हम देखेंगे कि क्या-क्या इश्यूज़ भी कई बार हमें देखने को मिल रहा है कि भाई एफ़ॉरेस्टेशन तो हम लार्ज स्केल पे बोलते हैं, लेकिन कुछ क्या है उसके साथ इश्यूज़ भी है या कंसर्न भी है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर सुपरस्टिशन के लिए जो लॉज़ है, वो कितने ही स्ट्रिक्ट है या कोई लॉ है भी कि नहीं है, ठीक है? तो वो हम देखेंगे। फिर मेंशन है फाइनेंस कमीशन के बारे में। हम ऑलरेडी जानते हैं कि अभी जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसको क्या है कि कंस्टिट्यूट जो है वो किया गया है। तो उसको भी देखेंगे, साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन को भी देखेंगे कि ये किस आर्टिकल के तहत जो है वो बनाया जाता है। फिर इसमें क्या-क्या प्रोविज़न्स होते हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है कि 31 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। हाँ, एक चीज़ छूट गया, तो 2 लोग जो है वो उनकी मौत भी हो गई है। तो अगर हमसे देखा जाए कि ट्रेन का बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो इससे बचने के लिए या इसको रोकने के लिए कौन-कौन से मेजर्स जो है वो और अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे कि भई जो सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली लो ग्रेड मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग है वो भी प्रॉपर्ली जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो ट्रैक्स के लिए, उनके रिन्यूअल के लिए, ब्रिज रिपेयर के लिए, जो सिग्नलिंग अपग्रेड है उसके लिए, कोच के फर्बिशमेंट के लिए, इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो है रेल बजट के अंदर क्या है उसको इंक्रीज़ किया जाए। ट्रेन एम्प्लॉइज़ को क्या है, एक तरीके से ट्रेनिंग ऐसी दी जाए और उनको भी क्या है कि ट्रेनिंग बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि चीज़ों को ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन जो है वो क्या है कि बिगड़ जाता है, तो उस केस में भी क्या है ऑपरेट जो है वो कैसे किया जा सकता है, उसको भी सिखाया जाए, ताकि जो ह्यूमन एरर्स हो वो क्या है मिनिमाइज़ हो सके। जो लेवल क्रॉसिंग्स होते हैं, उनके थ्रू क्या है, वो मतलब मिनिमम हो, बाकी जो भी है, जो अनमैन्ड और मैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स है, उसको रिप्लेस करके क्या है, जो रोड अंडर ब्रिजेज़ है या ओवर ब्रिजेज़ है, उनको क्या है बनाया जाए। मतलब रेल जो है, जो हम कह सकते हैं नॉर्मली जो लेवल क्रॉसिंग्स होते थे, उनको क्या है एलिमिनेट किया जाए एक तरीके से। एडवांस टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया जाए, जैसे कि एंटी कोलाइजन या एंटी कोलिजन डिवाइसेस जो है उनको, जैसे कवच हो गया जिसको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टीसीएएस हम कहते हैं। ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग जो है उसको भी क्या है अडॉप्ट किया जाए। ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल जो है उसको भी अडॉप्ट किया जाए कि भाई ओवर स्पीडिंग हो रहा है, क्योंकि देखो डीरेलमेंट का एक ही कारण है मोस्टली या प्रोमिनेंटली, वो है ओवर स्पीडिंग। और दूसरा क्या है कि जो ट्रैक्स है वो क्या है पुअरली मैनेज्ड है। तो दोनों ट्रैक्स को तो हम इम्प्रूव करें ही, साथ ही साथ ट्रेन में क्या है जो कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, उसको भी लगाया जाए कि जैसे ही एक स्पेसिफिक या थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर अगर स्पीड बढ़े तो ऑटोमेटिकली क्या है रिड्यूस हो जाए। The railways are in the process of installing these technologies on some sections of the tracks, but they need to be expanded to cover the entire network. कुछ जगहों पे क्या है, ये चीज़ें की गई हैं, लेकिन हाँ, इसको इतना बड़ा रेल नेटवर्क है हमारा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स रेल नेटवर्क जो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर है। तो इसको क्या है, जब हम लार्ज स्केल पे जब तक नहीं करेंगे तब तक क्या है हमको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। इंट्रोड्यूस परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स कि भाई आप जो है वो क्या है रेलवे स्टाफ को क्या है कि प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या है प्रमोशंस या हम कह सकते हैं रिवॉर्ड जो है वो दिया जाए।
कि भाई जो सेफ्टी रूल्स और प्रोसीजर्स को क्या है उनके साथ जो भी कंप्लाई करते हैं उनको क्या है उनको रिवॉर्ड्स दिया जाए। तो एक तरीके से पॉजिटिवली क्या है इसका इम्पैक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा पूरे ही रेलवे के मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, जो भी नॉन कोर वर्क है उसके लिए क्या है आउटसोर्स किया जाए प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को, ताकि जो रेलवे के एम्प्लॉयज है उन पे कम से कम क्या है बर्डन रहे। फिर क्रिएट अ स्टैट्यूटरी रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी जो है वो उसको क्रिएट किया जाए, रेगुलर सेफ्टी ऑडिट्स हो, इंस्पेक्शंस हो, जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हो बिटवीन द एम्प्लॉयज वो भी क्या है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है जो रिसर्च टीम है उसके बीच क्या है प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो हो। स्टैब्लिश अ कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, जिसको साइरस हम लोग कह सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई अ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी। अ सिमिलर मैकेनिज्म शुड बी इम्प्लीमेंटेड दैट encourages लोअर लेवल स्टाफ टू रिपोर्ट डेविएशंस इन रियल टाइम while मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, तो मेनली क्या है कि अगर कोई भी लोअर लेवल स्टाफ है तो उसको कोई मान लो कि कोई दिक्कत लग रही है कि उसके सीनियर स्टाफ जो है वो कहीं केयरलेसनेस जो है वो रख रहे हैं, तो उसको क्या है तुरंत ही इमीडिएटली वो रिपोर्ट करे। और बिल्कुल ही रिपोर्टिंग क्या होगा कॉन्फिडेंशियल होगा कि उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी। तो उसको भी क्या है एस्टेब्लिश किया जाए। अगर हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखें कि ट्रेन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में तो नहीं चल रहा है, बाकी जगहों पे भी चल रहा है, इतनी ज़्यादा इंडिया के ही अंदर एक्सीडेंट्स क्यों हैं, तो उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में अगर हम देखें तो यहाँ लोएस्ट रेट है ट्रेन एक्सीडेंट्स का यूरोप के अंदर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि वेरियस सेफ्टी मेजर्स को क्या है इम्प्लीमेंट किया है, जैसे कि ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम जिसको TPWS कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली क्या है ट्रेन को स्टॉप कर देता है जब ट्रेन जो है वो सिग्नल को पार कर देता है, जब या उस समय क्या है अगर स्पीड लिमिट भी जो है उसको क्रॉस कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या है ट्रेन जो है वो रुक जाएगा। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जिसको ETCS कह रहे हैं, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रेन्स एंड सिग्नलिंग सेंटर्स, तो कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। एंड रेल एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का भी फॉर्मेशन जो है वो होता है कि अगर क्या है कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो एकदम ही इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल क्या हो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसके लिए हो। तो इतना ही था। बाकी जो हम कह सकते हैं तो मेनली बार-बार क्वेश्चन जो है इस कवच सिस्टम से जिसको TCAS कहते हैं, इससे ट्रेन कोलाइडिंग सिस्टम जो है उससे क्या है क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है या बार-बार क्या है इसका ज़िक्र होता है। ये हर बार आएगा जब भी ट्रेन एक्सीडेंट होगा तो हम 2-3 पॉइंट जो है और ख़ासकर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग लिख सकते हैं कि ये सारे क्या है हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ है, क्या-क्या लूप होल्स है या इश्यूज़ है। अगर हम देखें तो मान लो कि ट्रैक्स को लेके तो लार्ज स्केल पे ट्रैक को मतलब चेंज करना या ट्रैक को क्या है मेंटेन करना बड़ा ही हाई बजट या टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, जिसको मेंटेन करना प्रैक्टिकली बहुत दिक्कत वाला चीज़ होता है। तो ये सारी क्या है इश्यूज भी जो है हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक जगह और जैसे जापान में अगर हम देखें तो आप देखो भी कि जापान काफ़ी फेमस है बुलेट ट्रेन को लेके, जहाँ पे नॉर्मली अगर हम ट्रेन के स्पीड देखें तो 320 किलोमीटर पर आवर के ऊपर ही रहता है। जापान हैज़ अचीव्ड अ रिमार्केबल रिकॉर्ड ऑफ सेफ्टी विद जीरो पैसेंजर फैटल्टीज फैटलिटीज सिंस द शिनकानसेन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1964। तो ये इसके 1964 के बाद क्या है एक भी जो फेटलनेस है न्यूज़ है कि कोई भी डेथ जो है वो वहाँ पे नहीं हुआ है। तो जापान के अंदर क्या है अगर हम देखें तो वेरियस सेफ्टी मेजर्स को क्या है उन्होंने अब जो है अडॉप्ट किया है, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है जो कि मॉनिटर करता है कि जो अगर भी कोई भी ट्रेन क्या है ओवर स्पीडिंग करे तो ऑटोमेटिकली क्या है ब्रेक जो है वो लग जाए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमेटिक ट्रेन इंस्पेक्शन सिस्टम जिसको कैटेस हम कह सकते हैं, जो डिटेक्ट करता है कोई भी ऐसा डिफेक्ट या फॉल्ट हो ट्रेन के अंदर सेंसर्स और कैमरास की मदद से। ठीक है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, क्योंकि जापान आप देखो कि ऐसे जगह पे है जहाँ पे हमेशा क्या है कि अर्थक्वेक जो है वो आते ही रहता है, तो उस केस में क्या है कि अगर अर्थक्वेक आने वाला होगा तो ट्रेन को क्या है पहले ही मैनेजमेंट को या जो रेलवे स्टाफ है उनको अवेयर कर देगा, अलर्ट कर देगा कि कोई भी ऐसे सिस्मिक एक्टिविटी होगी उस केस में। ठीक है, कि ताकि ट्रेन को स्टॉप या कर दिया जाए या स्लो कर दिया जाए। तो ये था हमारा ट्रेन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर देखें तो एक पेंटिंग है जिसका जिक्र हुआ है थंका पेंटिंग। तो हम देखते हैं ये है हमारा थंका पेंटिंग। थंका पेंटिंग का अगर हम रीजन देखें तो जनरली हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख रीजन में जो है वो बनाया जाता है। थंका पेंटिंग्स ऑल्सो कॉल्ड एज थंका या थंका और टंका आर तिब्बतन
बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, तो बेसिकली ये बुद्धिस्ट पेंटिंग है तिब्बतन ओरिजिन के। दे सर्व एज टीचिंग टूल्स while depicting लाइफ ऑफ बुद्धा, लामाज, डाइटीज एंड बोधिसत्वास। सम ऑफ द मेजर थीम सेलेक्टेड जो है वो जैसे कि आपका एक थीम है अभिधर्म टीचिंग्स जिसको आर्ट ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं बौद्धिज्म के अंदर। दूसरा है व्हील ऑफ लाइफ जिसको भाव चक्र हम कहते हैं। द पेंटिंग्स आर ड्रॉन बाई बुद्धिस्ट monks एंड अ सर्टेन एथनिक ग्रुप, ठीक है। द थंका पेंटिंग्स आर मोस्टली ड्रॉन ऑन वाइट कॉटन कानवास, तो वाइट कॉटन कानवास पे जो है वो बनाया जाता है। द पेंट्स यूज्ड ऑन द कानवासेस आर मेड अप ऑफ नेचुरल वेजिटेबल एंड मिनरल डाइज, तो ये पेंट जो है वो इससे बनाया जाता है। अगर हम कलर की वाइज बात करें तो कलर जो है वो यहाँ पे थंका पेंटिंग में वेरियस मूड्स और इमोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट का। जैसे कि अगर देखें तो रेड जो कलर है वो सिग्निफाई करता है इंटेंसिटी ऑफ पैसन या लव या हेट्रेड के लिए रेड कलर का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। गोल्डन जो कलर है वो बर्थ और लाइफ के लिए है। वाइट जो है वो सेरेनिटी के लिए है। ब्लैक जो है एंगर के लिए है। ग्रीन जो है वो कॉन्सियसनेस के लिए है। येलो जो है वो कंपैशन के लिए। तो अलग अलग थंका पेंटिंग में क्या है कि अलग अलग कलर क्या है डिफरेंट इमोशंस ऑफ द सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली इसमें याद रखना कि एक तो ये हो गया कि ये मेजर थीम्स हो गया, दूसरा किस रीजन में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है द इशू विद ट्री प्लांटिंग स्कीम्स। अगर हम देखें ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड, तो ट्री प्लांटेशन क्या है कि भाई ट्री प्लांटेशन का फायदा है कि एफॉरेस्टेशन अगर हम कर रहे हैं तो ओवरऑल क्या है फॉरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है या ट्री का होना, क्योंकि असल में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो हम हमारे ट्री जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर क्या है ट्री लार्ज स्केल पे कट डाउन होता चला जाएगा यानी कि डिफॉरेस्टेशन, तो उस केस में क्या है जो भी ह्यूमन एनिमल्स है, ह्यूमंस है, प्लांट्स है, उनका लाइफ जो है वो एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। तो planting trees is deeply linked to the holistic well-being of all individuals, the community, and the planet. Specifically due to ट्री प्लांटिंग प्रिवेंट्स एरोजन एंड स्टेम फ्लडिंग, तो ये सारे देखो फीचर्स या बेनिफिट्स हो गए। सस्टेनेबल फॉरेस्ट जो है वो क्या है फूड इनसिक्योरिटी को क्या है कि रिड्यूस करेगा एंड वुमेन को भी एम्पावर करेगा, अलाउइंग देम टू गेन एक्सेस टू मोर न्यूट्रिशनल डाइट्स एंड न्यू इनकम स्ट्रीम्स। इसको भी मतलब सस्टेनेबल जो फॉरेस्ट क्रॉप्स है वो एग्रो फॉरेस्ट्री लेसन्स रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो लोग गांव से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज के अंदर आ रहे हैं और जिसके कारण अर्बन एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो उससे भी क्या है कम होगा वो भी चीज। Planting diverse species is also healthier for local communities and their livelihoods and has a positive impact on the quality of the forest। तो ये है ट्री प्लांटेशन। बेसिकली क्या है देखो ये सारे आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, ठीक है कि भाई आखिर ट्री प्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या क्या है, बेनिफिट्स के लो। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो मिलियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो डिपेंड होते हैं। अगर हम देखें तो फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली रेगुलेट करने में हेल्प करता है इकोसिस्टम को एंड किस किस चीज़ों को मेंटेन कर रहा है तो मेनली कार्बन साइकिल को, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्योंकि फॉरेस्ट जो है लार्ज एक तरीके से सिंक का काम करता है, कार्बन सिंक का काम करता है। रफली अगर देखा जाए तो एनुअली अगर देखें तो 2.6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है एब्जॉर्ब करता है, जो कि 33% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो वर्ल्ड में वन थर्ड जो फॉसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं उससे जो CO2 निकलता है उसको फॉरेस्ट ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एज पर वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एनरिच सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी, इन्हांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इन टर्न द रूरल इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हिसाब से असल में ये हम देखते भी है कि भाई फॉरेस्ट जो है वो क्या कर रहा है फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो वाटर की अवेलेबिलिटी को भी क्या है इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी जो है क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें तो आपके जो ट्रीज होते हैं वो क्या है सॉइल को होल्ड करते, एंड ट्री कवर रहेगा तो क्या होगा वाटर पेनिट्रेशन भी जो है वो क्या होता है ज़्यादा होता है, सॉइल के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ता है। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर जिसको IUCN कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट टू अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि लगभग 12% जो एमिशन हमें देखने को मिल रहा है वो डिफॉरेस्टेशन के चलते हैं। टोटल ऑक्यूपाइड एरिया देखे तो इंडिया के अंदर प्राइमरी फॉरेस्ट का वो डिक्रीज हुआ है 3.6% से। तो धीरे धीरे देखो मेनली हम कह रहे हैं कि भाई एफॉरेस्टेशन तो कर रहे हैं,
लेकिन एफॉरेस्टेशन करने के पहले की ज़रूरत ही क्या है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो फॉरेस्टेशन यानी कि लार्ज स्केल पे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये इसका डेटा भी हो गया, 3.6% जो है वो डिक्रीज किया है प्राइमरी फॉरेस्ट इंडिया के अंदर। तो इसी के लिए इंडिया के अंदर डिफरेंट इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं ताकि एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन जो है वो किया जाए ऑन नॉन ट्रीड लैंड। ठीक है, मतलब एज अ मीन्स अगर हम देखें तो जिस पे ट्री नहीं है, जिस लैंड पे, उस पे क्या है, ट्री जो है वो लगाया जाए। इसके लिए जैसे डिफरेंट इवेंट्स है, जैसे वन महोत्सव हो गया, जहाँ ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है पूरे इंडिया के अंदर 1 जुलाई से 7 जुलाई के अंदर। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था केएम मुंशी के द्वारा 1950 के अंदर। इंडिया ज्वाइन द बॉन चैलेंज जो कि 2015 के अंदर हुआ था, जहाँ पे प्लेज लिया गया था वर्ल्ड वाइड कि भाई 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को क्या है, फिर से फॉरेस्टेड जो है वो किया जाएगा। तो बॉन चैलेंज का के जो 2015 में बॉन चैलेंज लिया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें इंडिया ने भी क्या है उसको ज्वाइन किया कि 2030 तक क्या है 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट है उसको क्या है फिर से रिप्लेनिश किया जाएगा। इंडिया के अंदर एडिशनल कार्बन सिंक जो है ऑफ 2.5 से लेके 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज टू बी क्रिएटेड बाय 2030। तो इतना क्या है, और फॉरेस्ट जो है वो एडिशनल कार्बन सिंक के रूप में क्या है उसको बनाया जाएगा। कुछ और भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है, जैसे कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया जिसको ग्रीन इंडिया मिशन हम कहते हैं, नगर वन स्कीम एंड द फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम। There is also a green skill development program for youth who aspire to attain employment in the environment and forest sector। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है कि भाई जो भी फॉरेस्ट या वैसे सेक्टर में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उसको क्या है स्किल जो है वो प्रोवाइड करना, कि भाई ग्रीन स्किल एक तरीके से कि इको फ्रेंडली स्किल प्रोवाइड करना, कि सिखाना कि भाई आप जो भी करिएगा वो इको फ्रेंडली तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिर भी क्या है कि यही हमारे आर्टिकल में भी मेंशन है कि भाई क्या क्या इश्यूज है। ये तो अभी तक हमने देखा कि भाई ये सारी चीज़ें एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, लेकिन इश्यूज क्या है? सबसे पहला क्या है कि एरिया को आइडेंटिफाई करना कि किस एरिया के अंदर क्या है रेस्टोरेशन किया जाएगा। लैक ऑफ इम्पोर्टेंस अकॉर्डेड टू रिसर्च एंड साइंटिफिक स्ट्रेटजीज इन ट्री प्लांटिंग। तो ट्री प्लांटिंग ऐसे ही लोग कर देते हैं, कोई भी उसमें क्या है साइंटिफिकली उतना ज़्यादा क्या है लॉजिक, या हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च है वो नहीं लगाते, या स्ट्रैटेजीज जो है वो डेवलप नहीं करते कि भाई किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो फॉरेस्ट बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा। जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, वो फाइनेंसिंग में उनको इशू होता है कि भाई फिनेंस करना, क्योंकि एफॉरेस्टेशन में भी क्या है पैसा लगेगा, तो फाइनेंसिंग या फंड्स की दिक्कत है। एंड लास्टली अगर हम देखें तो डायलेमा टू प्रायोरिटाइज इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ओवर डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एक तरफ देखो, जैसे अभी भी आप देखो केस, हम हिमालयाज़ की बात करते हैं, ठीक है, हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, तो हिमालयाज़ में भी आप देखोगे कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या है कि हम अर्बनाइजेशन के नाम पे जो फॉरेस्ट है उसको क्या है डिग्रेड कर रहे हैं। तो यही डायलेमा होता है कि या तो हम डेवलपमेंट करें और उसके नाम पे क्या है डिफॉरेस्टेशन होगा, या जो क्लाइमेट है वो अफेक्टेड होगा, या तो एफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट को बचाना है। तो अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो फिर डेवलपमेंट नहीं, पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो यही डायलेमा भी होता है हमेशा कि किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, कि इन्वायरमेंट को या डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ये भी होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर कि डज इंडिया हैव इनफ लॉज टू कम्बैट सुपरस्टिशन। तो सुपरस्टिशन है क्या? सिंपल सा चीज़ है कि इट इज़ अ बिलीफ रिलेटेड टू इग्नोरेंस और फियर एंड कैरेक्टराइज बाई ऑब्सेसिव रेवरेंस फॉर द सुपर नेचुरल। सिंपल सा चीज़ है कि जो सोसाइटी में हम देखते भी हैं जो अंधविश्वास है उसी को सुपरस्टिशन हम लोग कहते हैं। सुपरस्टिशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया था, जिसका जिसका लैटिन वर्ड जो है वो है सुपरस्टिशियो, विच इंडिकेट्स एक्सट्रीम फियर ऑफ द गॉड। सुपरस्टिशन मतलब एक्सट्रीम फियर, कि हम ये काम करेंगे तो भगवान हमको क्या करेंगे, सजा देंगे, ये काम करेंगे तो सजा देंगे। एक्सट्रीम फियर है कि भाई हर काम को करने से पहले क्या है डर है मन में कि ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, वो काम करेंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, ऐसे करके। तो सुपरस्टिशंस आर नॉट कंट्री रिलीजन
culture, community, region, caste, class specific. It is widespread and found in every corner of the world. तो हमको लगता है कि हम एशिया के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पे सुपरस्टिशन ज़्यादा है, लेकिन सुपरस्टिशन इतना समझो ज़्यादा है कि कल ही परसों एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो उसके अंदर यही था कि क्रिश्चियनिटी जो कि हाईली डेवलप हम मानते हैं, भाई क्रिश्चियन जो है वो यूरोप में रहे लोग, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि उस केस में अगर हम देखें तो आप समझो कि यूरोप में रहने वाले लोगों को माना जा रहा है कि कितने डेवलप होंगे, लेकिन आप समझो कि क्रिश्चियनिटी में जितना सुपरस्टिशन रहा था उसमें, अब की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ उस समय, कि लोगों को क्या है विच क्राफ्ट के नाम पे बहुत लोगों को जलाया गया, बहुत मतलब फीमेल से उनके साथ बर्बरता की गई एक तरीके से। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ रीजन स्पेसिफिक, यही चीज़ में लिखा हुआ भाई कि सिर्फ और सिर्फ क्या है रीजन स्पेसिफिक नहीं है। तो एक है वर्ड सुपरस्टिशन, दूसरा है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को ही विच क्राफ्ट कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे एक तरीके से जो एविल फोर्सेस है उनको यूज़ किया जाता है सेल्फिश पर्पसेस के लिए, एंड किसी भी दूसरे लोगों के खिलाफ किया जाता है कि उनको फिजिकली या मेंटली क्या है या फिनेंशियली जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सके। इट कैन बी यूज्ड यूजिंग विक्टिम्स हेयर, क्लोज, फोटो, लुकिंग डायरेक्टली इनटू आईज, ये सारे क्या है मैकेनिज्म है एक तरीके से ब्लैक मैजिक के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या क्या रिलेटेड लॉज हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा सेंट्रल लॉ नहीं है जो एक्सक्लूसिवली डील करे वैसे क्राइम से जो कि विच क्राफ्ट, सुपरस्टिशन या कोई भी ऐसे इंस्पायर्ड एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड हो। लेकिन 2016 के अंदर क्या है प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। एंड इसके अंदर क्या है कि ड्राफ्ट भी था कि जो पनिशमेंट है फॉर एक्यूजिंग और आइडेंटिफाई अ वुमेन एज अ विच, यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ वुमेन और टॉर्चर और ह्यूमिलेशन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ परफॉर्मिंग विचक्राफ्ट, ठीक है। तो जो भी लोग क्या है विचक्राफ्ट के नाम पे औरतों के साथ कोई भी बदतमीजी करेंगे या उनको सताएंगे तो उनके खिलाफ जो है लॉ था। लेकिन सेक्शन 2 जो है वो आईपीसी, आज तो ये आईपीसी हट गया हमारा, ठीक है, टेक cognizance of human sacrifice but only after the murder is committed. Likewise section 295A works to discourage such practices. तो एक हो गया कि मान लो विच क्राफ्ट के नाम पे किसी को मारा जा रहा है, तो एक है कि सेक्शन 302 जो आईपीसी का हुआ करता था उसके तहत क्या है इसको क्राइम माना जाएगा, लेकिन मर्डर के बाद माना जाएगा, पहले नहीं माना जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है उस मतलब पहले तक क्या है सेक्शन 295A जो है वो एक तरीके से प्रिवेंट करेगा कि भाई डिस्करेज करे कि ऐसे प्रैक्टिस जो है वो कम से कम हो। आर्टिकल 51A सब क्लॉज H of the Indian Constitution make it fundamental duty for Indian citizens to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम पढ़ते हैं उसी के तहत ये बोला भी गया है कि इंडियन कम्युनिटी जो है या इंडियन सिटीजन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर को क्या है डेवलप करे, ह्यूमैनिज्म लेके आए, एक भाईचारा लेके आए, और साथ ही साथ क्या है कि अगर ऐसे कोई भी सुपरस्टिशन सोसाइटी में चल रहे तो उसको क्या है ख़त्म करे, उसको दूर करे। तो ये सारी चीज़ें अदर प्रोविजंस अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ऑल्सो एम टू टैकल द debilitating इम्पैक्ट ऑफ वेरियस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज़ प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो डायरेक्टली क्या है कोई भी लॉ नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि अदर लॉ के थ्रू क्या है इसको एक तरीके से क्या है डील किया जा सकता है। कुछ स्टेट स्पेसिफिक लॉज है, तो बिहार इंडिया के अंदर पहली स्टेट है, पहला स्टेट है जिन्होंने क्या है कि इनैक्ट किया लॉ को टू प्रिवेंट विच क्राफ्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वुमेन एज अ विच एंड एलिमिनेट टॉर्चर, ह्यूमिलेशन एंड किलिंग ऑफ वुमेन। द प्रिवेंशन ऑफ विच जिसको डाइन कहते हैं प्रैक्टिसेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 1999। तो बिहार के अंदर क्या है इंडिया में सबसे पहले जो विच क्राफ्ट के नाम पे औरतों को मारा जाता था उसके खिलाफ क्या है एक्ट लेके आया गया। 2013 के अंदर क्या है महाराष्ट्र ने भी इनैक्ट किया Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and Other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, which banned the practice of human sacrifice in the state। ठीक है, human sacrifice किसी भी टर्म्स पे नहीं होगा। A section in the legislation specifically deals with the claims made by the godmen who say they have supernatural powers। ठीक है, तो इसी सेक्शन के अंदर क्या है कि मेंशन है कि जो जैसे कई बार क्या है जो लोग होते हैं जो खुद को क्या है भगवान के दूत बताते हैं या सुपर नेचुरल कुछ पावर बताते हैं, उसको भी क्या है मतलब एक तरीके से इस एक्ट में क्लॉज है कि उसको भी डील करने के लिए।
कर्नाटका में अगर हम देखा जाए तो इफेक्टेड एंटी सुपरस्टिशन लॉ इन 2017 known as Karnataka Prevention and Eradication of Inhuman Evil Practices and Black Magic Act। तो सिमिलरली जैसा महाराष्ट्र के अंदर है वैसा ही कर्नाटका के अंदर, केरला में क्या है, कोई भी ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट नहीं है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या अदर कोई सुपरस्टिशन से रिलेटेड। तो क्या वो नीड रहा जिसके कारण कंट्री वाइड क्या है, हमको एक एंटी सुपरस्टिशन एक्ट जो है वो चाहिए। तो अलाउइंग द अनहिंडर्ड कंटिन्यूएंस ऑफ सच प्रैक्टिसेस वॉयलेट्स एंड इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट। तो सिंपल सा चीज़ है कि मान लो कोई भी आदमी रह रहा है, उसका रिलीजियस बिलीफ कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसके किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई भी दूसरा आदमी को प्रॉब्लम ना हो, उसको अफेक्ट ना पहुंचाए, ठीक है, तो वो क्या है, खुद रह सकता है। तो राइट टू इक्वलिटी है उनके पास या राइट टू लाइफ है, तो उसको क्या है, हिंडर होगा वो एक तरीके से। तो इसीलिए हमको क्या है, एक एंटी सुपरस्टिशन एक्ट चाहिए होगा। Such acts also violate several provisions of various international legislations to which India is a signatory। जैसे कि अगर हम देखें तो एक्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है कंट्री वाइज, मतलब नेशन वाइड अगर हम देखें तो एंटी सुपरस्टिशन एक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 का, एंड कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 का। तो क्योंकि इसका सिग्नेटरी इंडिया है तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंडिया जो है वो क्या है, सब फॉर्म में क्या है कि ये जो जैसे एंटी सुपरस्टिशन एक्ट जो है उसको बनाए। इंडिया के अंदर क्या है, ओनली 8 स्टेट्स है जिनके अंदर क्या है विच हंटिंग के खिलाफ क्या है कि एक्ट जो है या लेजिस्लेशंस जो है वो प्रेजेंट है, जिसमें कि बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, राजस्थान है, असम है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। इन द एब्सेंस ऑफ मेजर्स टू टैकल सुपरस्टिशंस, अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल प्रैक्टिसेस सच एज फेथ हीलिंग, quackery and misinformation regarding medical procedures can also balloon up, which can have severe detrimental effects on public order and health of citizens। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए क्या है, नेशन वाइड हमको एंटी सुपरस्टिशन एक्ट जो है वो चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द फिनेंस कमीशन। तो देखो फिनेंस कमीशन के बारे में हमने पढ़ा भी था। ये सिंपली क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो प्रेसिडेंट साहब के द्वारा क्या है कि कंस्टिट्यूट जो है वो किया जाता है। सिंस इट इज एस्टैब्लिश डायरेक्टली अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये क्या है, क्योंकि ये इसका इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसीलिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये एक परमानेंट बॉडी नहीं है, एंड हर 5 साल के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट साहब जो है वो इसको कंस्टिट्यूट करते हैं। प्राइमरी फंक्शन अगर हम फिनेंस कमीशन का देखें तो ये है कि भाई रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो फिनेंशियल रिसोर्सेज का किया जाए बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। यही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई यूनियन और स्टेट के बीच पैसा जो है वो कैसे बंटवारा किया जाएगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो 2 आर्टिकल है, एक है फिनेंस कमीशन जो कि डायरेक्टली मेंशन है 280 आर्टिकल 280 के अंदर, और दूसरा जो रिकमेंडेशंस फिनेंस कमीशन को सबमिट करना है जो आर्टिकल 281 के अंदर मेंशन है। तो कंपोजिशन अगर हम फिनेंस कमीशन का देखें, सबसे पहला क्या है कि फिनेंस कमीशन के अंदर एक चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर जो होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे, और वो अदर मेंबर्स अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा। Chairman other members of the commission hold office for such a period as specified by the president in his or her order। तो प्रेसिडेंट जो है वही क्या है, वही एक तरीके से उन्हीं के प्लेजर में, मतलब जो टेन्योर है उन्हीं के प्लेजर में कि जब तक वो चाहे वो पीरियड तक क्या है होल्ड कर सकते हैं। चेयरमैन और अदर मेंबर जो है वो क्या है फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी होते हैं। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो क्या है क्वालिफिकेशन डिसाइड करे मेंबर्स का आपके कमीशन का। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या है इनैक्ट किया 1951 के अंदर फिनेंस कमीशन एक्ट, जिसके अंदर उन्होंने क्या है मेंशन किया कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स या क्वालिफिकेशन फिनेंस कमीशन के मेंबर्स का होना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के अंदर, जो चेयरमैन होंगे, और अदर जो मेंबर्स होंगे जो कि 4 होते हैं वो जज होंगे हाई कोर्ट के, या एक क्वालिफाइड पर्सन हो सकते हैं जो कि जज होने के लिए क्वालिफाइड होंगे हाई कोर्ट के। ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट,
a person who has wide experience in financial matters and administration, a person who has a special knowledge of economics. तो ये सारे क्या हो गया, मेंबर्स का क्वालिफिकेशन हो गया. अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मेन चीज़ क्या है कि रिकमेंडेशन करना, किस किस बेसिस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस. ठीक है, जो शेयर सेंटर और स्टेट के बीच होगा वो क्या होगा, वो उसके लिए रिकमेंड करना. प्रिंसिपल्स दैट should govern the grants in aid to the states by the center out of the consolidated fund of India. तो किस प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेसिस पे क्या होगा, जो ग्रांट इन एड जो है वो स्टेट को दिया जाएगा सेंटर के द्वारा. मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड फिर मतलब एक हो गया किससे, यूनियन से, किस में, स्टेट में, फिर स्टेट से किस में जाएगा, लोकल गवर्नमेंट में, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ पे. तो उसके लिए भी क्या है कि उसके लिए भी मेजर्स जो है वो कौन कौन से लगेंगे, या रिकमेंडेशन देना कि कितना डिवोल्यूशन होना चाहिए. एनी अदर मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस. तो बाकी कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट उनको बोलेंगे कि भाई आप जो है रिकमेंड कीजिए इस पर, वो करेंगे. ठीक है, ये फंक्शन हो गया फाइनेंस कमीशन का. अगर हम 16th फाइनेंस कमीशन जो कि अभी बनाया गया है, 16th फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये इस्टेब्लिश किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा एन आर्टिकल 280 क्लॉज 1 के अंतर्गत 16th फाइनेंस कमीशन को बनाया गया है, जहां पे डॉक्टर अरविंद पनागरिया जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के एंड प्रोफेसर रह चुके हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उनको क्या है चेयरमैन जो है वो बनाया गया. स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैव बीन आउटलाइन इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स. तो मेन क्या है, ये है कि भाई यूनियन और स्टेट्स के बीच टैक्स प्रोसीड कितना रहेगा, प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स एंड मेजर्स टू बॉल्स्टर स्टेट फंड्स फॉर लोकल बॉडीज. तो एक हो गया वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में कितना रहेगा, प्लस स्टेट से लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के बीच में कितना रहेगा. The Commission has also been tasked with reviewing disaster management financing arrangement under the Disaster Management Act 2005 एंड उस पर भी रिकमेंडेशन करने के लिए बोला गया कि भाई आप डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी क्या है जो फाइनेंसिंग मैनेजमेंट है उसको क्या है आप चेक करिए एंड रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड करिए. एंड जो टाइम लाइन दिया गया है कि भाई आप जो है सारी चीज़ों को रिव्यू करिए और रिपोर्ट को सबमिट करिए, कब तक, 31 अक्टूबर 2025. तो 31 अक्टूबर 2025 को क्या है ये सबमिट करेंगे रिपोर्ट को, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिकमेंडेशंस में रहता है. तो आज के न्यूज़ में इतना ही था. तो थैंक यू सो मच. एंड इस सेशन के पीडीएफ को आप इस चैनल से जो कि टेलीग्राम पे है अननोन IAS के नाम से, ये इसका यूज़र नेम हो गया, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.